एक परिवार जिसमें कौशल्या देवी अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। कौशल्या देवी का बेटा नीलेश दिखने में काफी हैंडसम था। गोरा रंग, लंबी चौड़ी पर्सनालिटी और घने बाल। जो भी लड़की एक बार उसे देखती तो दोबारा पलटकर जरूर देखती थी। वहीं नीलेश की पत्नी श्रेया एक छोटे से गांव की थी जिसका रंग सांवला था। इसलिए नीलेश को अपनी पत्नी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसने सिर्फ माँ के दबाव में आकर ही श्रेया से शादी की थी। शादी को 1 साल होने वाला था, लेकिन नीलेश ने आज तक अपनी पत्नी को आंख भरकर देखा तक नहीं था और ना ही उससे बात करता था, बल्कि वो अपनी पत्नी को हमेशा बेइज्जत करता रहता था क्योंकि उसे गोरी और खूबसूरत लड़कियां पसंद थी। श्रेया घर के काम काजों में बहुत अच्छी थी। साथ ही वो सभी से प्यार से बातें करती थी, जिससे हर कोई उसके साथ जल्दी ही सहज हो जाता था। वो नीलेश की दैनिक दिनचर्या के भी सभी कामों को बहुत ही परफेक्ट तरीके से करती थी। एक दिन नीलेश को अपनी घड़ी नहीं मिल रही थी, जिससे उसे ऑफिस जाने में देर हो रही थी। वो गुस्से में अपनी घड़ी को ढूंढता हुआ रूम में सामान को यहाँ से वहां फेंक रहा था। इतने में श्रेया नीलेश का टिफिन लेते हुए जल्दी से अपने बेडरूम में आती है और टिफिन को टेबल पर रखते हुए नीलेश से बोली, सॉरी, आज थोड़ा लेट हो गया। वो गैस खत्म हो गई थी ना, तो गैस की टंकी चेंज करने में टाइम लग गया। नीलेश गुस्से में दांत पीसते हुए श्रेया की तरफ पलटकर देखते हुए बोला, तुम सच में गंवार ही हो। पता नहीं माँ ने क्या देखकर तुम्हें मेरे गले बांध दिया। श्रेया को अपने पति की बातें बहुत बुरी लगती है, लेकिन शादी के बाद से ही लगातार नीलेश की तिरस्कार भरी बातें सुनते सुनते अब उसे इन सब की आदत सी पड़ गई थी। पर कहते हैं ना, इंसान कितना भी खुद को मजबूत बनाने की कोशिश करे, पर उसकी आंखें सब बयां कर देती है। श्रेया ने भी जैसे नीलेश की ये बातें सुनी तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। वो अपनी आंखों में आंसू लिए सिर झुकाकर रुंधे गले से बोली, आप मुझे बस 2 मिनट दीजिए, मैं अभी ढूंढ कर देती हूँ। वो जल्दी से ड्रेसिंग टेबल के पास जाती है और उसमें से घड़ी निकालकर नीलेश की तरफ बढ़ा देती है। नीलेश जैसे ही ये घड़ी देखता है तो उसकी गुस्से से भौहें तन जाती है। वो श्रेया से गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें पता है ना, मुझे तुम्हारी छुअन भी पसंद नहीं है। इसे बेड पर रख दो, मैं उठा लूंगा। श्रेया जैसे ही ये बात सुनती है तो उसके आंसू अब आंखों से बाहर निकलकर गालों पर बहने लगते हैं। वो वैसे ही सिर झुकाए हुए नीलेश से बोली, सॉरी। वो घड़ी बेड पर रखकर रूम से बाहर चली जाती है। नीलेश गुस्से में श्रेया को जाते हुए देखता, फिर वो घड़ी को उठाकर अपने रुमाल से साफ करता है अच्छी तरह से और फिर उसे पहन लेता है। लंच के समय नीलेश अपने ऑफिस में सभी दोस्तों के साथ बैठकर लंच कर रहा था। नीलेश का एक दोस्त उससे बोला, भाई कुछ भी बोल, भाभी के हाथों में स्वाद बहुत है। एक मेरी बीवी है जो सोती ही रहती है। मैं खुद उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाकर अपना टिफिन लगा कर लाता हूँ। मेरी बीवी आज के समय की मॉडर्न लड़की है, लेकिन उसकी ना तो कभी मेरी माँ से बनी और ना ही किसी और से। ऐसा कहते हुए नीलेश का दोस्त हताशा से अपना सिर नीचे झुका लेता है। नीलेश अपने दोस्त के कंधे पर हाथ रखकर उसे सांत्वना देते हुए बोला, कोई बात नहीं भाई, हमें जो मिलता है उसी में खुश रहना पड़ता है। मजबूरी है, क्या कर सकते। नीलेश का दोस्त नीलेश की तरफ देखते हुए बोला, ये तू कह रहा है? नीलेश अपने दोस्त की ये बात सुनकर हिचकिचा जाता है और वो अपनी पलकें झुकाते हुए दोस्त के कंधे पर से हाथ हटा लेता है। नीलेश का दोस्त आगे बोला, भाई, तुम्हें पत्नी के रूप में एक बहुत अच्छी औरत मिली है। हो सके तो उसके रंग को न देखकर उसके दिल को देखना, जिसमें सबके लिए प्रेम, त्याग और समर्पण है। वो तुझे तेरी गर्लफ्रेंड की तरह किसी पैसे वाले आदमी के लिए छोड़कर नहीं जाएगी, बल्कि वो तुझे तेरी कमियों के साथ ही दिल से अपना रही है। वैसे भी रंग रूप तो भगवान बनाकर भेजते हैं, और भगवान की बनाई हुई चीजों का तिरस्कार करना मतलब भगवान का अपमान करने के समान है। इसलिए तू ये रंग रूप देखना छोड़ और भाभी को दिल से अपना ले। नीलेश गुस्से में अपने दोस्त से बोला, बस कर यार, मैं पक चुका हूँ ये सब बातें सुनते सुनते। ऑफिस आओ तो तेरी बातें सुनो, घर जाओ तो माँ समझाने बैठ जाती है। बस इस होली के बाद मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा, और ये बात मैंने उसे बहुत पहले ही बता दी थी। नीलेश का दोस्त हैरान होते हुए नीलेश से बोला, क्या तुम्हारी मॉम को पता है इस बारे में? नीलेश धीरे से नाम में सिर हिलाते हुए बोला, नहीं, लेकिन श्रेया ने कहा है कि वो माँ को समझा देगी
और सब अपने ऊपर ले लेगी कि वही मेरे साथ नहीं रहना चाहती। नीलेश का दोस्त बोला, भाई आज किस मतलबी दुनिया में कोई खुद पर कीचड़ उछाल कर दूसरे को नहीं बचाता। भाभी तुझे बहुत प्यार करती है, इसलिए सारे इल्जाम खुद पर ले रही है। ये बात तू जितनी जल्दी हो सके समझ जाए तो तेरे लिए ही अच्छा है। कुछ समय बाद नीलेश को स्मॉल पॉक्स हो जाता है, जिससे उसके पूरे शरीर में बड़े बड़े छाले हो जाते हैं। अब वो पूरे समय बेड पर ही रहता था और डॉक्टर ने उसके आसपास किसी को भी ज्यादा देर तक ठहरने से मना किया था। नीलेश की माँ उम्र ज्यादा होने की वजह से पूरी तरह से ध्यान नहीं रख पा रही थी। ऐसे में श्रेया ही नीलेश का पूरा ध्यान रखती थी। नीलेश ने अपनी बीमारी के चलते कई बार श्रेया को खुद से दूर रहने के लिए कहा, लेकिन श्रेया हमेशा अपनी पलकें झुकाए हुए, आंखों में आंसू लिए नीलेश को खाना खिलाने, सूप पिलाने, कपड़े चेंज करने, समय समय पर दवा खिलाने और भी दूसरे सभी कामों में लगी रहती थी, जिसे देखकर नीलेश का दिल भी श्रेया के लिए अब पिघलने लगा था। एक दिन नीलेश श्रेया से बोला, अब मैं तो इतना बुरा दिखने लगा हूँ, क्या तुम्हें मुझे देखकर घिन नहीं आती? मुझे तो आईने में भी अपनी शक्ल देखकर रोना आ जाता है। श्रेया हल्की मुस्कान लिए अपनी पलकें झुकाए हुए बोली, आपको याद है कि हमने शादी से पहले आपस में कभी बात तक नहीं की, और मैंने तो आपको शादी के दिन तक नहीं देखा था। फिर भी मैंने उन वचनों को और आपको दिल से अपनाया, क्योंकि मेरी माँ कहती है, असली सुंदरता सूरत में नहीं, इंसान की सीरत से होती है। नीलेश जैसे ही श्रेया की ये बात सुनता है तो उसकी तरफ देखता ही रह जाता है, और आज जाकर उसने पहली बार श्रेया को अच्छी तरह से देखा था। श्रेया का रंग भले ही सांवला था, लेकिन उसके नैन नक्श तीखे थे और उसके चेहरे पर जो हल्की मुस्कान थी वो तो किसी का भी दिल जीत ले। नीलेश मन ही मन खुद से बोला, मैंने कभी इसे आंख भरकर देखा भी नहीं था, पर आज जाकर पता चला कि मेरी बीवी कितनी खूबसूरत है। अगले ही पल वो अपने ख्यालों से खुद को झटकता हुआ मन ही मन बोला, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, कुछ ही दिनों में हमारा डिवोर्स होने वाला है, तो मैं इसे अपनी पत्नी कैसे कह सकता हूँ। इतने में ही नीलेश को कुछ अजीब लगता है और अगले ही पल वो वॉमिट करने लगता है। श्रेया जैसे ही ये देखती है तो जल्दी से नीलेश के मुंह के पास एक बर्तन लगाकर उसकी मदद करती और बाद में रुमाल से नीलेश का मुंह साफ कर देती। नीलेश आज बिल्कुल चुप था, लेकिन उसकी आंखें जिनमें हमेशा श्रेया के लिए नफरत रहती थी, वही आज नीलेश की आंखों में श्रेया के लिए कुछ अच्छाई पनप रही थी। दिन ऐसे ही बीतने लगे और अब नीलेश ठीक हो चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर और बॉडी में हर जगह स्मॉल पॉक्स के गहरे काले निशान पड़ चुके थे। नीलेश देखता है कि उसके आसपास के लोग अब उसे पहले की तरह इम्पोर्टेंस नहीं देते, वो उसे इग्नोर करने लगे हैं और कोई नीलेश की तरफ ज्यादा देखता भी नहीं है। अब जाकर नीलेश को यह एहसास होने लगा था कि जब वो श्रेया के साथ यही सब करता था तो श्रेया को भी कितना बुरा लगता होगा, लेकिन फिर भी उसने कभी नीलेश से कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि वो तो नीलेश की माँ का भी इतना ध्यान रखती है जितना वो खुद भी अपनी माँ का नहीं रख पाता। नीलेश अब श्रेया से थोड़ी बहुत बात करने लगा था और अब पहले की तरह गुस्सा भी नहीं करता था, जिससे श्रेया भी खुश रहने लगी थी। लेकिन अभी भी दोनों के बीच पति पत्नी जैसे रिश्तों में दूरियां थी। कुछ दिनों बाद ही होली का त्योहार आया। कौशल्या देवी श्रेया को आवाज लगाते हुए बोली, श्रेया बेटा, होली का दहन होने वाली है, तुम जल्दी आ जाओ, हमें फेरे करने हैं। श्रेया किचन से आवाज लगाते हुए बोली, जी माँ जी, आप चलिए, मैं पूजा का सामान लेकर आती हूँ। कौशल्या देवी अपने बेटे के साथ बाहर चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद श्रेया भी पूजा की थाल लेकर उनके पास आ जाती है। कौशल्या देवी और श्रेया सभी औरतों के साथ होलिका के फेरे लेने लगती है। नीलेश दूर खड़ा हुआ मन ही मन सोच रहा था कि अब कोर्ट के 6 महीने भी पूरे हो चुके हैं और कुछ ही दिनों में उसका और श्रेया का डिवोर्स हो जाएगा। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसका ध्यान सामने की तरफ जाता है, जहाँ एक बड़ी सी जलती हुई लकड़ी श्रेया के ऊपर गिरने वाली होती है। नीलेश जैसे ही ये देखता है तो वो जल्दी से भागता हुआ श्रेया के पास जाता है और उसे उसका हाथ पकड़कर वहां से अलग करते हुए खुद के गले लगा लेता है। नीलेश श्रेया के दोनों गालों पर हाथ रखकर परेशानी से डरते हुए बोला, तुम तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? ऐसा कहते हुए
नीलेश श्रेया को चेक करने लगता है। श्रेया देखती है कि नीलेश की सांसें तेज चल रही है और वो डरा हुआ लग रहा है। श्रेया अपने आसपास नजर घुमाकर देखती है तो हर कोई इस समय डरा हुआ नीलेश और श्रेया की तरफ ही देख रहा था। ये देखकर श्रेया नीलेश के हाथों को अपने कंधे से हटाते हुए बोली, सब हमारी तरफ ही देख रहे हैं। नीलेश श्रेया के गाल पर हाथ रखते हुए श्रेया से बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। श्रेया भी नीलेश की आंखों में देखते हुए चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपको मेरे लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ही दिनों में हम अलग होने वाले हैं। ऐसा कहते हुए श्रेया धीरे से नीलेश के हाथों को अपने चेहरे से हटाती है और मुस्कुराते हुए वापस सभी लोगों के पास चली जाती है। रात के समय नीलेश पूरे बेड पर यहाँ से वहां करवट ले रहा था, लेकिन उसे बार बार वही सीन याद आ रहा था जब वो जलती हुई लकड़ी श्रेया के ऊपर गिरने वाली थी, और फिर श्रेया के कहे शब्द कि कुछ ही दिनों में वो अलग होने वाले हैं। ये सब याद करते हुए ही नीलेश को बहुत बेचैनी हो रही थी। वो पानी पीने के लिए उठता है तो देखता है कि श्रेया हमेशा की तरह आज भी जमीन पर ही बिस्तर लगाकर सो रही है। ये देखकर नीलेश को अपनी शादी की फर्स्ट नाइट याद आ जाती है, जब उसने ही श्रेया को उससे दूर जमीन पर बिस्तर लगाने के लिए कहा था। ये याद करके नीलेश को बहुत बुरा लगता है और वो उठकर श्रेया के पास उसके बिस्तर में ही जाकर लेट जाता है। श्रेया जो धीरे धीरे सिसकी लेते हुए रो रही थी, वो जैसे ही अपने करीब नीलेश को महसूस करती है तो उसकी सांसें तेज चलने लगती है और वो अपने आंसुओं को चुपके से पोंछते हुए सोने का ड्रामा करती है। नीलेश श्रेया की कमर पर अपना हाथ रखते हुए बोला, मुझे पता है तुम जाग रही हो। श्रेया जैसे ही नीलेश की बात सुनती है तो हैरान हो जाती है, लेकिन फिर भी वो ऐसा रिएक्ट करती है कि वो सो रही है। नीलेश जब देखता है कि श्रेया का कोई जवाब नहीं आ रहा तो वो अपनी जगह से उठकर श्रेया को अपनी गोद में लेता हुआ बेड पर आ जाता है। श्रेया अभी भी सोने का ड्रामा कर रही थी। नीलेश श्रेया को बेड पर लेटाते हुए उसके बगल में जाकर लेटते हुए बोला, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं इस चमक धमक से भरी हुई बाहरी दिखावे की दुनिया में खुद ही गुम हो गया था। मेरी माँ मुझे हमेशा सिखाती है कि बेटा, असली सुंदरता इंसान की कर्मों से होती है, लेकिन मैंने उनकी बात बिना मानते हुए हमेशा तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया, लेकिन तुमने फिर भी कभी मुझे या मेरी माँ को पलटकर जवाब तक नहीं दिया। तुमने हम दोनों की हर जरूरत का ध्यान रखा। आज के समय में जहाँ लोग अपनों से ही अच्छी तरह से बात नहीं करते, वहाँ तुमने न सिर्फ मेरी माँ और मुझे बल्कि सभी लोगों से इतने अच्छे से व्यवहार किया। तुम चाहती तो सभी से मेरी बुराई करके मेरी बदनामी कर सकती थी, मेरी माँ के साथ बुरा व्यवहार कर सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा कभी नहीं किया। यहाँ तक कि तुमने तो मुझे उस हाल में भी अपनाया जब सब मेरे चेहरे को देखकर दूर भागने लगे थे, और तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मेरी माँ जो कहती है वो बिल्कुल सच कहती है। श्रेया की आंखें बंद थी, लेकिन श्रेया की आंखों के किनारे से आंसू अभी भी बहे जा रहे थे। नीलेश आगे बोला, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं तुमसे धीरे धीरे कब प्यार करने लगा, और आज जब तुमने मुझसे दूर जाने की बात कही तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि तुम मेरी आदत बन चुकी हो। मैं तुमसे अपनी सारी गलतियों की माफी मांगना चाहता हूँ और हमारे इस रिश्ते को एक नए सिरे से शुरू करना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो क्या तुम इसमें मेरा साथ दोगी? श्रेया जो अब तक आंखें बंद किए हुए नीलेश की सारी बातें सुन रही थी, वो अब अपनी आंखें खोल लेती है और नीलेश को जोर से गले लगा लेती है। नीलेश भी श्रेया को गले लगा लेता है। 2 साल बाद फिर से होली की रात आती है। श्रेया आईने के सामने खड़े हुए उन सभी पुरानी बातों को याद करते हुए खोई हुई थी कि तभी उसे अपनी कमर पर किसी का हाथ महसूस होता है। श्रेया अचानक अपने ख्यालों से बाहर आते हुए आईने में से ही नीलेश को देखकर मुस्कुराने लगती है। नीलेश भी आईने में ही श्रेया को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, आज तो मेरा चांद और भी खूबसूरत लग रहा है। श्रेया मुस्कुराते हुए नीलेश के गाल पर हाथ रखकर उससे बोली, असली सुंदरता तो आप में है। अब तो आपके चेहरे से निशान भी जा चुके हैं। अब तो आप पहले से भी अच्छे दिखने लगे। फिर मैं आपके सामने क्या ही हूँ। नीलेश हल्का नाराज होते हुए श्रेया से बोला, फिर वही बात, मैंने कहा ना कि तुम जितनी सुंदर बाहरी दिखावे से हो,
उससे भी ज्यादा सुंदर तुम्हारा दिल है, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, और इसका गवाह खुद ये है। ऐसा कहते हुए वो बेड पर बैठे हुए अपने 1 साल की बेटी की तरफ देखने लगता है, जो अपने माँ पापा की तरफ देखकर हंसते हुए खेल रहा था। इतने में ही कौशल्या देवी की आवाज आती है, चलो होलिका के फेरे लगाने हैं। श्रेया नीलेश से दूर होते हुए तेज आवाज में बोली, जी माँ जी। ऐसा कहते हुए वो रूम से बाहर निकल जाती है। नीलेश भी अपने बेटे को गोद में उठाते हुए श्रेया के पीछे पीछे आ जाता है। अब नीलेश, कौशल्या देवी और श्रेया घर से बाहर आते हुए सभी महिला पुरुष के साथ इकट्ठे होकर होलिका के फेरे लेते हैं। कौशल्या देवी मन ही मन हाथ जोड़कर अग्नि की तरफ देखते हुए प्रार्थना करती है, हे ईश्वर, मेरे बच्चों को हर बुरी नजर से बचाना। वहीं श्रेया हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, हे राम जी, अब हमारे इस परिवार पर किसी की बुरी नजर न लगे। वहीं नीलेश अपने बेटे को गोद में लिए हुए मन ही मन प्रार्थना करता है कि उसका श्रेया और अपने माँ के प्रति प्रेम कभी कम ना हो। वो एक अच्छा बेटा, एक अच्छा पति और एक अच्छा पिता बन पाए। होलिका दहन के बाद सभी एक दूसरे को हंसते हुए गुलाल लगाकर होली खेलते हैं और एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं देते हैं। सभी के चेहरे होली के रंगों से खिले हुए थे और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी। नीलेश और श्रेया की कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सुंदरता सिर्फ बाहरी दिखावे से नहीं होती, बल्कि सुंदर मन से होती है। आशा है कि आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर कर दें, ताकि मैं आगे भी आप लोगों को ऐसे ही और कहानियां सुनाती रहूं। धन्यवाद।